स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के हमारे दूसरे सेक्शन या दूसरे एपिसोड जैसे ही डिसाइड हो जाएगा कि वीडियो एक साथ रिलीज कर रहे हैं या अलग अलग पार्ट्स में बता देंगे आपको। खैर कमेंट्स में ये ज़रूर बताते जाइएगा कि सीरीज़ में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम पढ़ना है तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, बट मज़ा बहुत आएगा। बिहाइंड द सीन है क्योंकि इसके अंदर तो आपको लेके चलते हैं सबसे पहले हमारे इसके ऊपर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, ज़्यादा कुछ ऐसे लोड लेने वाली बात नहीं है। और इस डायग्राम को समझना ही पूरा वीडियो है। बढ़िया से चाय लेके बैठो क्योंकि हमने जस्ट अभी चाय पी है, क्योंकि 2-4 वीडियो रिकॉर्ड कर लें अब एक साथ में। तो ये पूरा डायग्राम है कि हमारी ये जो टीएस कोड है, यहाँ से लेके जो जर्नी है और पूरा जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन तक पहुँचते हैं हम, वो कैसे एग्ज़ीक्यूट होती है। इसको जैसे बिहाइंड द सीन समझ जाओगे, टाइपस्क्रिप्ट और आसान लगने लगेगी। बस इसीलिए बिहाइंड द सीन आपको पढ़ाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि देखिए जी, सीधी बात तो ये है कि टाइपस्क्रिप्ट खुद कुछ नहीं करती है, इसको कन्वर्ट होना है जावास्क्रिप्ट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो सब एक्चुअली में अवेलेबल है। अब इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हो यहाँ पे कितने कमिट्स हैं, 36,000। 4 डेज़ पहले एक है और इनफैक्ट आप क्लिक करके देखोगे तो बहुत कमिट्स हैं यहाँ पे। ये लोग करते ही रहते हैं, ये लोग रुकते ही नहीं है, एक्टिव प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव। और यहाँ पे इश्यूज़ भी देखोगे तो 500 से ज़्यादा तो पुल रिक्वेस्ट रखी हुई है इनके पास में। आपकी पुल रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप मत करिएगा, ठीक है ना? हाँ जी। तो हम आते हैं यहाँ पे वीएस कोड के ऊपर। ख़ैर ये चीज़ें तो हम देख ली। अब मैं आपको ये रिपॉज़िटरी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम इस रिपॉज़िटरी के कोड बेस के अंदर जाते हैं, स्पेशली सोर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे जितनी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ वो सब दिख जाएगी। जैसे कंपाइलर है, ये रहा कंपाइलर। तो इस कंपाइलर को आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्सर तो बड़ी ईज़िली मिल जाता है यहाँ पे। ये रहा हमारा ये रहा पार्सर। तो अगर आपको कभी लगे कि हाँ, इनमें से कोई चीज़ मुझे और ज़्यादा पढ़नी है, मे बी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट के हैं या फिर और ज़्यादा रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं आईआईटीज़, नॉन आईआईटीज़, टियर 3, टियर 69, टियर 100 सबसे देखते हैं। तो अगर आपको कभी रिसर्च वर्क करना है तो ये रहा सारा सोर्स कोड कि पार्सर कैसे लिखा जाता है, क्या-क्या होता है। इस पूरे को चैटजीपीटी में तो नहीं डाल सकते आप क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 लाइन्स का कोड है। इतना तो कॉन्टेक्स्ट विंडो होता नहीं, बट थोड़ा-सा देखोगे तो इवेंचुअली आपको जो कंपाइलर डिज़ाइन अगर आपने पढ़ा हो इंजीनियरिंग में तो समझ में आने लग जाएगा। ख़ैर वापस आते हैं इस पे। तो हाँ जी, आपको रिपॉज़िटरी के बारे में बेसिक पता लग गया। अब मैं पहले आपको एक फटाफट सा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक-एक करके डेप्थ में जाएँगे इसके। ये है आपकी टीएस कोड की फ़ाइल, आप .ts फ़ाइल लिखते हो जैसे आपने ये वाली लिखी है, सेम वही चीज़ है। उसके बाद ये जाता है लेक्सर के अंदर। हर प्रोग्रामिंग के अंदर, लैंग्वेज के अंदर लेक्सर और पार्सर्स तो होते ही हैं। तो पहले लेक्सर के पास जाता है, वहाँ से जाके ये पार्सर के पास जाता है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो एडिशनल स्टेप्स हमारे पास आते हैं, ये आता है एक तो बाइंडर, ये ज़्यादातर लैंग्वेजेस में नहीं होता है। और जो लैंग्वेजेस में बिल्कुल ही नहीं होता है, वो है हमारा चेकर। ये चेकर एक्चुअली में मिसिंग था जावास्क्रिप्ट से। अगर ये चेकर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आ जाए, तो हमें वहीं डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स टाइप्स मिल जाएँगे। लेकिन ये चेकर नहीं है, इसलिए चेकर लगाया जाता है। उसके बाद हमें मिलता है एक एमिटर। एमिटर का काम होता है कि जब सब चेक वेक हो गया, तो आप सिर्फ़ जनरेट करो। ये एमिटर भी बोलते हैं इसको, जनरेटर भी बोलते हैं। लूज़ली यूज़ करते हैं दोनों ही लैंग्वेज को, मतलब दोनों ही टर्म्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये फाइनली जनरेट करता है जेएस और .d.ts और मैप फाइल्स। हम ज़्यादातर काम करते हैं अपनी .js फाइल से, इन दोनों फाइल्स को हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। ये फाइल्स बट एक्सिस्ट करती है। यहाँ पे आप प्लेग्राउंड में आके देखोगे तो आप देखोगे .d.ts भी आपके पास मिलती है, डिक्लेरेशन फाइल जो होती है। आपके पास एरर्स, लॉग्स ये सब भी मिलते हैं, मैप्स भी होते हैं, वो यहाँ पे दिखा नहीं रखे, बट हाँ, .ds, इसका मतलब है कि हाँ, दोनों एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी ऊपर-ऊपर से बात। अब करते हैं इन डेप्थ कि जी ये पूरी जर्नी होती कैसी है और इसके अंदर क्या-क्या काम होता है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल लिखते हैं। जितना हो सके एडिटर और ये सब हमें हेल्प करते हैं कि आप एरर्स और मिस्टेक ना करो, बट फिर भी हमने देखा कि हम चाह के भी ऑब्वियस मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं कर पाए। हम यहाँ पे चाहें तो और स्ट्रिक्ट रूल कर सकते हैं, वो हम करेंगे आगे वाले वीडियोज़ में, ताकि इस चीज़ों को आप रन ही मत करो, आप सीधे मुझे एरर दे दो। बट फिर भी होते हैं। अब जब भी कोई एक लैंग्वेज काम करती है तो सबसे पहला उस लैंग्वेज का स्टेप होता है कि आप उसको एक लेक्सर के थ्रू लेके जाओ। इन केस जिन लोगों को लेक्सर नहीं पता, लेक्सर का काम होता है टोकनाइज़ करना। जैसे आपने चैट जीपीटी वगैरह में भी, एआई में भी आजकल टोकन्स पढ़े होंगे। हर लैंग्वेज के अंदर टोकन्स होते हैं, जैसे कॉन्स्ट, लेट, ये जितने कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये फंक्शन हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये सब आपके टोकन्स होते हैं। इनफैक्ट जब ये चाय थीम मैंने बनाई थी, तब भी मैंने टोकन्स को बहुत डिटेल में स्टडी करके हर एक टोकन का कलर वहाँ पे कस्टमाइज़ किया था। यही आपका टोकनाइज़ेशन प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि आपका पूरा कोड एक बार स्कैन होता है और टोकन के थ्रू जाता है। और यही चीज़ है लेक्सर। लेक्सर यही काम करता है। अब लेक्सर ने जब ये काम कर दिया कि आपका पूरा टोकन बन गया है, टोकनाइज़ हो गया है, उसमें आपके ज़्यादातर
कुछ ऑब्वियस एरर्स पकड़ में आ जाते हैं, जैसे सेमीकोलन मिस कर दिया या कोई एंडिंग कोट मिस कर दिया, एंडिंग पैरेंथेसिस मिस कर दिया, ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्कैनर के अंदर। ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है स्कैनर में, किसी भी लैंग्वेज में बस एक गो थ्रू होता है, ऑब्वियस मिस्टेक्स जैसे कॉन्स्ट हो गया, फंक्शन या आइडेंटिफायर्स को हम एड्रेस करते हैं। दूसरा आपका स्टेप आता है हर लैंग्वेज के अंदर, जिसको बोलते हैं पार्सर, और इसी का ही मैं आपको कोड दिखा रहा था अभी कि ये पूरा पार्सर का कोड है। पार्सर का काम क्या होता है? पार्सर का काम एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। पार्सर क्या करता है, आपके लिए एक ट्री सिंटैक्स बनाता है। अब अगर आपने कभी देखा हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस वर्ड को सुना हो, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, एक्चुअली में इसको कई बार किसी और नाम से भी जाना जाता है। हर बार इसको ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बना जाता है। एक और इसका नाम होता है, उसको भी इसको रखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री की जगह इसको, रुकिए मैं सर्च करके बताता हूँ आपको। हाँ जी, ये रहा। इसको हम कम यूज़ करते हैं इसलिए ज़्यादा इसको देखते नहीं। कॉन्क्रीट सिंटैक्स ट्री भी बोला जाता है। हालाँकि कई जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए उनको पता भी होगा, इनके कई बार चेंजेज़ वगैरह भी आते हैं। बट ख़ैर आप कॉन्क्रीट ट्री वगैरह को मत देखिए, आप एएसटी ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होता है कि आपकी पूरी लैंग्वेज के थ्रू एक ट्री बनाया जाता है कि कितने आपके मतलब आपके कीवर्ड्स कितने हैं, कितना डेटा का फ्लो है, ये पूरा का पूरा बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, बट बेसिकली विजुअलाइजेशन किया जाता है कई बार। इनफैक्ट आपके पास मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल है, वेबसाइट भी अवेलेबल है। इसका डार्क मोड तो नहीं है, बट हाँ अवेलेबल है, एएसटी एक्सप्लोरर और कमांड लाइन टूल्स भी आते हैं। जो लोग इन लैब्स वगैरह को करते हैं एएसटी वगैरह की इंजीनियरिंग में, वो सब ये पढ़ते भी थे पहले, अब पता नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते इंजीनियरिंग में। बट हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट की भी इस तरह से देख सकते हो कि हाँ, किस टाइप से होता है, ये पूरा यहाँ पे काम होता है। आजकल मैंने भी सालों पहले ही देखा था, बट हाँ, कुछ इस तरह से आपको ट्री मिल जाता है, जिसको आप जेसन फॉर्मेट में भी देख सकते हो कि हाँ, क्या-क्या होता है इसमें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, वैसे तो ट्री ही होता है ये। तो ये रहे हमारे पूरे ट्री की कितने बाइंड डायग्नोस्टिक है, सिंबल काउंट्स कितने हैं इसके अंदर, आइडेंटिफायर काउंट कितने हैं, नोड काउंट कितने हैं, 37 है। तो खैर इस तरह से हमारा ट्री बनता है। तो ये काम हुआ पूरा हमारा पार्सर का कि ठीक है जी, पार्सर आए और पार्सर ने ट्री बनाया। इन केस कोई गड़बड़ी है तो वहाँ पे मैं एएसटी एक्सप्लोरर में देख सकता हूँ। इनफैक्ट पार्सर डायग्नोस्टिक टूल्स भी आते हैं। मैंने कैसे भी करके देख लिया, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे। अब इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होती है बाइंडर से। ये बाइंडर क्या करता है? ये बाइंडर ना इस सिंटैक्स ट्री को लेता है और ये सिंटैक्स ट्री एक्चुअली में जाता बाइंडर के अंदर ही है। ये यहाँ से जाए, एक ही बात है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके 2-4 एक्स्ट्रा रोल्स आते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। पहला रोल आता है, ये एक्चुअली में एक स्पेशलाइज्ड सिंबल टेबल्स को ये बनाता है। सिंबल टेबल्स कुछ नहीं, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कुछ एडिशनल सिंबल्स हम ऐड करते हैं, कोलन लगा के स्ट्रिंग हम यहाँ पे ऐड करते हैं, या ये सब अनडिफाइंड भी हम कई बार लिखते हैं। और कई बार डेटा टाइप्स भी पूरा बनता है। वो पूरा डेटा टाइप अपने आप में जो बनते हैं ना, वो मतलब डेफिनेशंस जो बनती है, स्ट्रक्ट जो हम बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, वो सब अपने आप में एक टेबल्स हैं, उनके एक सिंबल होते हैं। तो उन सिंबल्स को यहाँ पे बनाया जाता है सिंबल टेबल्स के अंदर। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है पेरेंट पॉइंटर्स का। पेरेंट पॉइंटर क्या होता है? देखिए ट्री है ना, तो ट्री में आपको डाउन भी आना पड़ता है और ऊपर भी वापस जाना पड़ता है। तो जब आप नीचे आ जाते हो तो ऊपर वाले पेरेंट नोड का आपको उसका हिसाब रखना पड़ता है कि ताकि मैं वापस चल जाऊँ। तो पेरेंट पॉइंटर का भी आपको काम होता है। उसके अलावा फ्लो नोड्स भी बनते हैं। फ्लो नोड्स कैसे बनते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे ये फ्लो नोड ही बनाया था हमने। यहाँ तो नहीं बनाया, बट मैं आपको एक फ्लो नोड बना के दिखाऊँ अगर, कि सपोज़ करिए यहाँ पे मैं कोड नहीं लिखता अभी, कोड हम आगे लिखेंगे, लेकिन सपोज़ करिए मैं यहाँ पे एक चेक लगा देता। चेक क्या होता? कि फर्स्ट आप क्या करो, चेक इफ नेम इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, देन ओनली हम रिटर्न करेंगे ये। तो चेक लग गया। इसी को फ्लो नोड बोलते हैं कि आपके इफ एल्स वाले फ्लो हो गए कि ये हो गया तो ये करो, तो ये फ्लो नोड्स पूरा का पूरा काम होता है। ये जो पूरा काम होता है ना, ये बाइंडर का होता है एक्चुअली में। हाँ जी, ये पूरे सिंबल्स, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा-सा अपने आप में यूनिक चीज़ है, तो ये सारा काम आपका ये पूरा पेरेंट पॉइंटर, सिंबल टेबल्स, फ्लो नोड्स, ये सब बनाने का काम आपका बाइंडर का होता है। ये सब बनाने क्यों है? क्योंकि चेकिंग बहुत करनी होती है। इनके बगैर आपकी चेकिंग नहीं हो सकती। तो ये बाइंडर के भी अपने आप के डायग्नोस्टिक हैं यहाँ पे अवेलेबल, बट ये सारा काम होने के बाद फिर आप जाते हो चेकर के पास में। अब ये जो चेकर है ना, ये यूजुअली 2 बार गो थ्रू करता है आपके कोड से, इसलिए थोड़ा-सा कभी-कभार कंपाइल होने में इन सब में टाइम लग जाता है, बट आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है टाइप चेकर के अंदर, और टाइप चेकर का अगर आप कोड भी देखोगे ना, सबसे लंबा कोड इनका चेकर का ही है पूरे रिपॉज़िटरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है इस चेकर के अंदर, बेसिकली आपकी 2 तरह की चेकिंग्स होती है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल चेकिंग, एक और कुछ तो चेकिंग को ये नाम देते हैं, हमें उसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली क्या होता है कि हम एक हर एक फंक्शन को, हर एक नोड को जाते हैं और चेक करते हैं कि उसका जो डेटा टाइप अवेलेबल था, कहीं वो किसी और को अलॉट करते टाइम उस सेम सिंबल को कुछ और डेटा टाइप
या उसको वैल्यू अलॉट करते टाइम वो डेटा टाइप तो चेंज नहीं हो गया है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कई बार आता है जो आप देखोगे शॉर्ट सर्किट। मतलब कि अगर पहले से ही डिफाइन हो गया उस वैल्यू को तो ज़्यादा चेक वेक मत करो क्योंकि कई बार क्या होता है कि इवेंचुअली वैल्यू चेंज जाती है उसके डेटा टाइप की, तो वहाँ पे उसको आप एरर नहीं दे सकते हो। तो खैर बिहाइंड द सीन उसके काफ़ी है। डीपर स्ट्रक्चरल एनालिसिस वगैरह ये वो कई बार चीज़ें होती है और शॉर्ट सर्किट जैसी कई चीज़ें और भी की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके सिंटैक्स की स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। सिंटैक्स चेक, ये आपका सिंटैक्स चेक होता है कुछ इस तरह से, ये रहा। और ये सारा का सारा काम कहाँ होता है? ये काम होता है आपका चेकर के अंदर, ठीक है? और चेकर मतलब इसकी वर्किंग अपने आप में बहुत है। आप इसके जब इनिशियल डेज़ में जब टाइपस्क्रिप्ट आई थी और इसके जो कॉन्फ्रेंस के टॉक्स होते थे, वहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी बताया जाता था। ख़ैर बोरिंग होते हैं वो, उन पे कोई 200 व्यूज़ भी नहीं आते मुश्किल से। बट हाँ, ये सारा काम वहीं पे अच्छे से उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था। आप मोटी-मोटी बात ये समझ लो कि यहाँ पे सिंटैक्स चेकिंग होती है और पूरा चेकर होता है। ये कई बार गो थ्रू करता है, मोस्टली ही 2 बार गो थ्रू करता है आपके कोड से, चेक करता है डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करने के। और ये जो चेकर है ना, ये चेकर एक्चुअली में ईज़िली निकाला जा सकता है इनकी रिपॉज़िटरी से और ये जितने भी एडिटर्स हैं, ये सब निकाल लेते हैं उस चेकर फ़ाइल को। इसीलिए आपको ये एरर्स देते हैं। बट ये एरर से कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ उस चेकर को निकाल के लाए और उन्होंने कहा कि देखो हम भी चेक करके आपको वार्निंग साइन्स ही तो देनी है, तो हम भी दे देंगे। तो ये वाला पोर्शन एक्चुअली में निकाला जाता है, जिससे आपको सारे आईडीज़ ये सारे काम दे देते हैं। इसका रोल इतना सा ही होता है कि बस असाइन करते हैं। जब पूरा काम हो जाता है, तब आपका ये पास से जाता है एमीटर के पास। एमीटर का काम क्या है? एमीटर का रोल सिर्फ़ इतना सा है कि ये फाइल्स को जनरेट करता है और स्ट्रिपिंग करता है, स्ट्रिप ऑफ करता है। क्या स्ट्रिप ऑफ करता है? जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इनफैक्ट यहाँ भी देख सकते हैं हम टाइपस्क्रिप्ट के प्लेग्राउंड में कि जब जेएस फाइल आई तो हमने कहा कि ठीक है, एमिटर का जॉब ये होता है कि क्या स्ट्रिक्ट मोड लगाना है या नहीं लगाना है या फिर मेरे को किसके कंपैटिबल बनाना है, एएस 16 बनाना है, 17 बनाना है, क्या करना है। और एंड में देखो इसने क्या करा कि हमारा ये जो नेम के बाद कोलन और स्ट्रिंग है, ये हटा दिया इसमें से। ये देखो यहाँ पे हट गया। इसके बाद ये जो डेटा टाइप रिटर्न हुआ ये हट गया, हाँ जी ये भी हट गया, बाकी कुछ थोड़ा ना चेंज हुआ है। यही सारा रोल होता है आपके एमिटर का कि जब आपके जावास्क्रिप्ट है या कुछ भी ऐसे डिक्लेरेशन है, इन सब में से ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा ना समझता है टाइप्स को, तो उन सबको जो टाइपस्क्रिप्ट ने ऐड किया है उनको फाइनली रिमूव करना। हाँ जी। और ये जो एमिटर वाला काम है, ये एक्चुअली में कुछ-कुछ नोड करता है। तो जब भी आपको नोड दिखे कि नोड एक्चुअली में, या कोई भी आपको ट्विटर पे या कहीं पे कहता हुआ नज़र आए कि नोड एक्चुअली में टाइपस्क्रिप्ट को प्रोसेस नहीं करता, वो सिर्फ़ उसके टाइप्स को स्ट्रिप ऑफ कर देता है। उसका कहने का मतलब ये था कि हमने सिर्फ़ एमिटर लिया और एमिटर लगा दिया है। नोड ने भी एक्चुअली में यही किया है। आप कुछ भी कर लो, नोड में कोई एरर नहीं आता, नोड में सीधा टाइपस्क्रिप्ट रन होती है। तो अब आपको पता है कि वो एमिटर की वजह से होता है। ठीक है? तो फाइनली आपको जेएस फाइल मिल जाती है। बस इतनी सी कहानी है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बिहाइंड द सीन जान के हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा मज़ा आता है। बट ये बिहाइंड द सीन यूजुअली उनके अर्ली डेज़ बोरिंग टॉक्स में होते हैं, मज़ा बहुत आता है इनको पढ़ने में। और कोड बेस देखिएगा, कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, कोई इश्यू नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ़ पढ़ो और मस्त रहो आप। ठीक है जी, कमेंट टारगेट हमारा है थोड़ा-सा, कमेंट्स में छोड़ते हुए जाइएगा, हाय हेलो कुछ ना कुछ। अच्छा लगता है आप थोड़ी-सी बात करते रहते हो तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम सेटअप करेंगे पूरे प्रोसेस को कन्वेंशनल तरीके से भी, और आगे हम इवेंचुअली रिएक्ट वगैरह के साथ कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।